साथियों नमस्कार। साथियों, यूपी का बजट पेश हो चुका है। यूपी के बजट में कई ऐसी चीजें हैं जिनको डिस्कस करना है। आप में से कई लोगों ने बोला था कि यूपी के बजट के बारे में डिस्कशन करिए, तो आज हम यूपी के बजट के बारे में डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस समय जो बजट आ रहा है, चाहे केंद्र का हो या यूपी का हो, इन दो का ही एनालिसिस हमने किया है, केंद्र का पहले कर चुके हैं। बजट में आप देख रहे हो कि पॉलिटिकल एंगल अब कम होता जा रहा है, ना के बराबर हो गया है। केंद्र में तो ना के बराबर हो गया, यहां बहुत कम हो गया है, बिल्कुल ना के बराबर यहां भी हो गया है। पहले क्या होता था कि जो बजट आते थे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते थे कि कैसे भी लोगों को खुश रखो, विकास बाद में होगा, पहले लोग खुश रहें। कैसे भी कुछ भी ऐसी चीजें, बेरोजगारी भत्ते की बात कर दो, लोगों को सरकारी नौकरी का लालच दे दो, लोगों फिर सरकारी नौकरी का आपको पता है किस तरह से फॉर्म आते थे और फिर किस तरह से भर्तियां होती थी, वो भी हमने देखा है। लेकिन योगी के शासन में किस तरह से बजट आ रहा है, सबसे बड़ी बात तो है कि बजट का साइज बढ़ गया है। 2017 में जब अखिलेश यादव छोड़ के गए थे, उस समय यूपी के बजट का साइज होता था लगभग 3.25 लाख करोड़ या 3.5 लाख करोड़। ठीक है, फिर योगी के काल में भी लगभग 3.5 लाख करोड़ का बजट आया, फिर 4 लाख करोड़ के आसपास 2 साल तक आया, फिर 5 लाख करोड़ तक आया, बढ़ते ही चला गया, फिर 6 लाख करोड़ तक आया 2 साल तक, फिर 7 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, और अब बजट आया 9 लाख करोड़ का, 9,12,000 करोड़ का। जब सरकार इतना बड़ा बजट लेकर आ रही है तो ये अपने आप में बता रहा है कि कितना ज्यादा यूपी में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जब इन्वेस्टमेंट आएगा तभी तो आप बजट लेके आओगे। और मान लो आप बजट ले भी आए, आपने कह दिया तब पैसा खर्च करेंगे और बाद में कर नहीं पाए, तो ये भी तो एक बेईमानी है। बट हम देख रहे हैं कि यूपी में जितना बजट आता है उतना खर्च हो जाता है, बल्कि कुछ पैसा और लेना पड़ता है कहीं से, जिसे वित्तीय घाटा भी बोलते हैं। तो वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ना के बराबर लेना पड़ रहा है, जितनी कैप रखी है उतना ही लेना पड़ रहा है। तो यूपी में जिस तरह से ये बजट का साइज बढ़ रहा है, ये इन्वेस्टमेंट को बताता है। और इन्वेस्टमेंट तभी होता है जब इन्वेस्ट करने वाले आदमी को या पैसा लगाने वाली कंपनी को ये विश्वास हो कि हम जहां पैसा लगा रहे हैं वहां सेफ रहेगा, कोई दंगा नहीं होगा वहां पर, या किसी तरह का कोई दादागिरी नहीं फैलाएगा, कोई माफिया आकर के माफियागिरी नहीं फैलाएगा, तभी वहां पर इन्वेस्टमेंट आता है। इसलिए यूपी में आपने देखा कि योगी ने जो सबसे पहले प्रायोरिटी रखी, वो रखी कि कैसे भी कानून व्यवस्था अच्छी हो। दूसरी प्रायोरिटी जो रखने की कोशिश हो रही है कि करप्शन मिनिमम हो, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन एक चीज और है, यूपी में धार्मिक टूरिज्म का अच्छा खासा स्कोप है जिसको बढ़ाया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से राम मंदिर में लोग जाकर के दर्शन करते हैं, तो कितने करोड़ों लोग अब तक जा चुके हैं, बनारस में करोड़ों लोग जा चुके हैं, मथुरा जा चुके हैं। इस तरह से धार्मिक टूरिज्म के माध्यम से भी यूपी की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिल रहा है। पिछले साल आपने देखा किस तरह से प्रयागराज में कुंभ लगा, तो लगभग 65 करोड़ लोग गए थे। अब जब भी लोग किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, कुंभ में जाते हैं, तो ट्रेवलिंग का खर्चा देते हैं, ट्रेवलिंग के बाद खाने का खर्चा देते हैं, रुकने का खर्चा देते हैं, तमाम तरह के और खर्चे करते हैं, जिससे कईयों को पैसा मिलता है, इकोनॉमी का साइज बढ़ता है। तो ये हमने यूपी में देखा। तो योगी जी ने इस चीज का भी ध्यान रखा है कि हम इस तरह से डेवलपमेंट यूपी का करें कि इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग कर पाए। उसके साथ ही यूपी के हर शहर की कोई ना कोई विशेषता है। आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सुना होगा, जिस पर सरकार काम कर रही है। किसी डिस्ट्रिक्ट का मान लो जूता फेमस है, तो किसी जिले का मान लो इत्र फेमस है, किसी की चूड़ियां फेमस है, किसी का झुमका फेमस है, कहीं पर कालीन फेमस है। तो हमारे 75 जिलों में हर जगह पर कोई ना कोई चीज फेमस है, जिसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। अब सरकार कोशिश कर रही है कि इसके साथ साथ हर जिले का एक खान पीन होता है, एक डिफरेंट खान पीन जरूर मिलेगा, उसको भी अब आगे बढ़ाया जाए, जो कि एग्रीकल्चर से आता है या फिर अपना नॉर्मल खान पीन भी हो सकता है। तो ये भी एक अच्छी चीज है, यानी कि इकोनॉमी का डेवलपमेंट उस बेसिस पर नहीं किया जा रहा जैसे वेस्ट वालों ने किया था। अब देखो यूएस की इकोनॉमी किस तरह से डूबेगी धीरे धीरे। तो ये वेस्ट वाले इकोनॉमी लेते जाते हैं एक टाइम पे ऊपर, फिर नीचे आते हैं। हमारी इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी के साथ साथ संस्कृति, वैल्यूज, हमारा सिस्टम सब साथ चलता है, तब जाकर के इकोनॉमी अच्छे से रन कर पाती है। आप याद करिए, इतिहास में जाइए, हमारे घरों में या इतिहास में आप देखोगे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था वो किसके हाथ में रहता था, महिला के हाथ में रहता था। चेक करिएगा इतिहास पढ़ के, आपको पता चलेगा पुराने जमाने में
जब ये ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, मुगल्स नहीं आए थे, उससे पहले ज्यादातर बड़े फैसले वित्तीय मामलों से संबंधित महिलाएं लेती थी। महिलाओं की बात को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। इसलिए आपने देखा होगा पुराने जमाने, आज 1000 साल पुराने किसी मंदिर में चले जाइए तो वहां पर आपको जो देवी हैं उनकी मूर्ति पहले मिलेगी, देवता की मूर्ति बाद में मिलेगी। और नाम भी इस तरह से ही होते थे, गौरी शंकर, गौरी पहले आएगा, शंकर बाद में। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी पहले आएगा, नारायण बाद में। सिया राम, सिया पहले आएंगे, राम बाद में। तो हम तो उस कल्चर के लोग हैं, इसलिए बजट में आपको वो रिफ्लेक्शन भी दिखाई देगा जिसमें महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। और महिलाओं को सशक्त ऐसे नहीं किया जा रहा कि वो पुरुष पर डिपेंडेंट रहे, महिलाओं को ऐसा किया जा रहा है कि महिला सेल्फ डिपेंडेंट ऐसे हो जाए कि उन्हें मान लो किसी की जरूरत ही ना पड़े। आज भी देखो हमारे घरों में महिलाएं किस तरह से जब संकट आता है तो कहीं ना कहीं से इतना पैसा निकाल लाती हैं कि हमें उम्मीद भी नहीं होती। हमें लगता है हमारी मम्मी ने इतने पैसे जोड़ 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 के रखे हुए थे, हमारी दादी ने इतने पैसे जोड़ रखे थे, हमारी नानी ने इतने पैसे जोड़ रखे थे। ये आदत होती है हमारी महिलाओं की। आज जो डी-डॉलराइजेशन है, डी-डॉलराइजेशन में आप क्या देख रहे हो, जो सोने और चांदी का भंडार पहले वेस्ट के पास होता था, यूरोप और यूएसए के पास, वो इंडिया, चाइना, रशिया खरीद रहे हैं लगातार और अब हमारी तरफ शिफ्ट हो रहा है। और जिसके पास गोल्ड का भंडार जितना ज्यादा रहेगा, करेंसी उसी की मजबूत रहेगी। ये नियम है, क्योंकि करेंसी छापोगे तो किसी के आधार पर तो छापोगे, ऐसे थोड़ी छापते चले जाओगे। तो आधार है गोल्ड, तो हम गोल्ड खरीद रहे हैं बाहर से, सिल्वर खरीद रहे हैं, डिमांड बढ़ी हुई है, इसलिए गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, बढ़ तो बहुत ज्यादा ही रहे हैं। अब आइए दूसरी चीज पर गौर करिए। हर घर में, हर घर में महिलाओं के पास जेवर के रूप में गोल्ड मिलेगा आपको। और ये रिवाज आज से नहीं है, हजारों साल से। कोई अगर मजदूर महिला भी होगी, चाहे उस पर 2 ग्राम सोना हो, पर होगा जरूर। अगर ये जेवर निकाल लिए जाए ना सब, तो दुनिया की रिचेस्ट कंट्री बन सकते हैं। हर घर में है, हर घर में। और बताया जाता है कि महिला के जेवर नहीं बेचे जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इस लेवल के वैल्यू सिस्टम के साथ हम पल बढ़ रहे थे। तो हम तो इकोनॉमी मजबूत करना पहले से ही जानते थे, बीच में ये इतना आक्रमण हुआ कि उसके चलते हम भूल गए और इन लोगों ने अपने सांचे में हमको ढाल लिया। लेकिन अब जो भारत का विकास हो रहा है, जिस तरह से नींव रखी जा रही है, उसके रिजल्ट आपको तुरंत नहीं मिलेंगे, उसके रिजल्ट आपको एक टाइम के बाद देखने को मिलेंगे। और एक टाइम में बता रहा हूं 5 साल में देखने को मिल जाएंगे, डी डॉलराइजेशन होने दो। तो हम जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट कर रहे हैं वो दूसरे ही फ्रेमवर्क के साथ कर रहे हैं। इसलिए आप जब बजट में ये खोजोगे कि भाई कितनी सरकारी नौकरी निकली, कितने रोजगार भत्ता दिया जा रहा है युवाओं को, कितना युवाओं को किसी और तरह का लालच दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो आप निराश हो जाओगे। लेकिन अगर आप ध्यान से एक एक पॉइंट का एनालिसिस करोगे तो आप समझ जाओगे कि चीज कहां जा रही है। ये बात भी सही है कि पॉलिटिकली 2 4 5 चीजें ऐसी डाली गई हैं जिससे लोग खुश हो जाएं। अगर वो भी ना हो तो फिर जीत के आना भी तो है ना वापस। अगर आएंगे नहीं तो यूपी फिर से वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। योगी जी को यूपी में लगभग 9 साल हो गए। आप दूसरी सरकार को, अखिलेश यादव की सरकार को ले आइए, एक दिन में 9 साल की मेहनत पानी फिर जाएगा। और हमारी जनता अभी इतनी मैच्योर नहीं है कि एनालिसिस करके वोट दे। आज भी जनता लुभावनी चीजें देख करके वोट देती है, लुभाना तो पड़ता है। अगर नहीं लुभाइएगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सोचिए, अटल बिहारी वाजपेयी 2004 तक अच्छे खासे डेवलपमेंटल स्कीम्स ला करके देश का विकास कर रहे थे, चाहे शिक्षा के मामले में, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बना करके हाईवेज के मामले में, नदियों को जोड़ने की बात चल रही थी। बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया था उन्होंने, विदेश नीति इतनी अच्छी चलाई थी, हमारा परमाणु परीक्षण किया था, पाकिस्तान को 1999 में हरा दिया था, बावजूद उसके वो अपना चुनाव हार गए थे 2004 में। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई भी लुभावनी स्कीम ऐसी नहीं दी जिससे जनता उनको वोट दिया है। 2004 तक जनता भूल गई थी कि 1999 में क्या हुआ था, 98 में क्या हुआ था, 2003 में क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ। जनता भूलती बहुत जल्दी है। इसीलिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे जनता आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहे। और उस समय मैं मानता हूं अगर वाजपेयी जी कोई एक अच्छी सी अगर स्कीम ले आते और वापस सत्ता में आ जाते तो वो नहीं होता जो बाद में हुआ। बाद में क्या हुआ? घोटाले पे घोटाले, 2G स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम। देश की प्रधानमंत्री इनडायरेक्टली कौन थी? सोनिया गांधी। और सोनिया गांधी के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं।
उस महिला के हाथ में 10 साल तक देश नहीं जाता। 10 साल तक देश ऐसी सत्ता पे नहीं रहता कि आप 26-11 करके चले जाओ हमारे मुंबई में और हम बैठे रह जाए, नहीं नहीं पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। इसलिए कई बार ये फ्रीबीज मजबूरी में देनी पड़ जाती है कि ठीक है आप 100 रुपए की फ्रीबीज दे दो। अगर आपने 100 रुपए की फ्रीबीज नहीं दी तो जब दूसरी सत्ता आ जाएगी ना, वो 1000 रुपए का घोटाला करके चली जाएगी। तो 1000 रुपए जाए, उससे अच्छा 100 रुपए दे दो, भैया क्या करें। इसे आप मेरा डिफेंड समझ लें, कुछ भी समझ लें, बट कई बार ऐसा करना पड़ता है राजनीति में। अब आगे आइए कि बजट में क्या है। मैं आपको बता चुका कि किस दृष्टिकोण से सोचना है, इसलिए हमने नाम रखा है चैनल का पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स। कि ऐसे इनसाइट्स इस दृष्टिकोण से सोचो जिससे आपको और कोई नहीं बता रहा। क्योंकि आज जो पत्रकार आपको बता रहे हैं, जो भी आप चैनल देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, वो सारा दृष्टिकोण वही है जो आज के 20 साल पुराना था। इसलिए ये लोग आज तक मोदी, योगी, अमित शाह को समझ ही नहीं पाए। ये अपनी गणित कुछ कुछ और बताते हैं, मोदी कुछ और कर देते हैं। चल कुछ और ही रहा है इस वक्त। और जब थोड़ा डिडोलराइजेशन और हो जाएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कहानी क्या थी, इंडिया, चाइना, रशिया कैसे मिले हुए थे, आपको ये भी पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं बजट। जैसा कि आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? सुरेश कुमार खन्ना, यूपी के, याद रखिएगा। ठीक है, बजट का साइज क्या है? 9,12,000 करोड़ रुपए। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बड़ा ध्यान दिया गया है। ठीक है, कैपिटल यानी कि पूंजी निवेश। आप जब पैसा कहीं लगाओगे, यानी कि ध्यान दिया गया है बीजारोपण पे, बीज बोओ, ज्यादा से ज्यादा बीज बोओ, इस पे ध्यान दिया गया है। कटे हुए फल कहीं से ला करके आपको दे दिए जाएं, इस अप्रोच पे नहीं गए ये लोग। इस पे गए बीज बोओ ज्यादा से ज्यादा, ताकि फसल उगे और फिर आप खुद उसे काटो। तो जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, बिल्डिंग बनाते हो, हाईवे बनाते हो, किसी और तरह का एक्सपेंडिचर करते हो, तो उस सब से आने वाले समय में और ज्यादा पैसा जनरेट होता है। जब आप हाईवे बना देते हो, एक्सप्रेस वे बना देते हो, तो जो दूरी पहले मान लो 7 घंटे की थी, वो अब हो गई 3 घंटे की, 4 घंटे की। तो सोचो, जो माल पहले 7 घंटे में पहुंच रहा था, अब 3 घंटे में पहुंचेगा। तो प्रोडक्शन भी जल्दी होगा, प्रोडक्शन जल्दी होगा, जल्दी बिकेगा, जल्दी बिकेगा, जल्दी पैसा आएगा। तो आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसलिए केंद्र सरकार ने डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर तैयार किए थे। डेडिकेटेड यानी कि अलग से पटरियां जिस पर सिर्फ मालगाड़ी दौड़ेंगी। फ्राइट यानी कि मालगाड़ियां। पहले क्या होता था, उसी पे मालगाड़ी दौड़ रही है, उसी पे सर पैसेंजर ट्रेन दौड़ रही है, पता चला मालगाड़ी खड़ी है पैसेंजर को निकालने के लिए। तो जो मालगाड़ी यूपी से गुजरात 1 दिन में पहुंच जानी चाहिए थी, वो पहुंच रही है 4 दिन में। तो जब टाइम से माल नहीं पहुंचेगा तो जल्दी बनेगा नहीं, जल्दी बनेगा नहीं तो जल्दी बिकेगा नहीं। तो जिसको चाहिए वो इंतजार करता रहेगा 1 हफ्ते तक कि डिलीवरी 1 हफ्ते में आएगी। डिलीवरी फास्ट करने के लिए ये सब किया जाता है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू जो आप देते हो, किसी की पेंशन दे रहे हो, किसी को सैलरी दे रहे हो, ये वो एक्सपेंडिचर है जिससे कुछ मिलना नहीं है। यहां पे आज 10 रुपए आप लगा रहे हो तो हो सकता है 10 के 100 हो जाए, यहां लगा रहे हो तो कुछ मिलना नहीं है आपको, ये खर्चा है आपका। ठीक है, तो ये लगभग 5,83,00,000 करोड़ हुआ है, होगा 26-27 में। देखो, एक्सपेंसेस, सैलरीज, इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा, कितना घाटा में हो सकता है? तो 3% होना चाहिए स्टेट की जीडीपी का मैक्सिमम। तो उससे कम ही रखने का प्रयास किया है, अभी तक रखते हुए आए कम, आगे भी कोशिश कर रहे हैं उससे कम ही रखेंगे। कर्जा और जीडीपी का रेशियो जो होता है, कर्जा कितना है यूपी पे और जीडीपी का जो रेशियो है, वो रखने का प्रयास है, 23% पे लाने का प्रयास है, जो अभी चल रहा है 27% के आसपास। कोरोना में 30% तक चला गया था, उससे पहले 27-28% था। यानी कि 18-19 में 27-28% था, फिर कोरोना में 30% चला गया, फिर 27-28 पे आया, फिर कम होते होते हुई 27-26 पे झूल रहा है। इस बार कोशिश कर रहे हैं 23 पे ले जाए। ये जितना कम होगा उतना ही अच्छा है, यानी कि कर्जा कम है आप पे। ठीक है, स्टेट जीडीपी की बात करें तो पिछले साल की तुलना में बढ़ गई है जीडीपी हमारी। कितनी बढ़ी है? 13%, जो कि लगभग 30,25,000 करोड़ की है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय 1 साल की, जो 2016-17 में जब अखिलेश यादव छोड़ के गए थे 54,000 के आसपास थी, अब बढ़ के हो गई है 1,09,000 रुपए, जिसको इस बार कोशिश की जा रही है बढ़ा करके 1,20,000 की जाए। ये ईयर इन्होंने गलत लिख दिया है, 25-26, ये 26-27 है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, लगभग
6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर लाया गया है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट रखी गई है 2.24%। ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयमेंट का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होती, सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती। आपके दिमाग में एम्प्लॉयमेंट के नाम से सरकारी नौकरी आती है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब कोई आदमी जिसे कुछ नहीं मिल रहा था, आज वो 4 पैसे कमा रहा है, चाहे किसी जगह प्राइवेट नौकरी करके कमा रहा है, कहीं सरकारी नौकरी करके कमा रहा है, कहीं खुद का धंधा खोल के कमा रहा है, किसी भी तरह से कमा रहा हो, उसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। आप में से कई लोग कहेंगे सरकारी नौकरी कम हो गई है, टाइम से नहीं आ रही है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आप ये भी समझिए कि सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं मिल सकती। हर कोई सरकारी नौकरी के पीछे भागेगा तो देश का विकास कैसे होगा? इंडस्ट्रीज कौन लगाएगा? धंधे कौन खोलेगा? ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न करने वाली चीजें कौन खोलेगा? तो जब तक वो नहीं खुलेंगी तो फिर देश कैसे विकसित होगा? कोई भी विकसित देश उठा लो दुनिया का, वो तभी विकसित हुआ है जब लोगों ने खुद धंधा खोला है अपना, दूसरों को रोजगार दिया है। तो या तो देश का विकास चालो या खुद का विकास चालो। और सरकारी नौकरी अगर आपको मिल भी गई तो कितने रुपए पालोगे महीने में? 50,000, 60,000? ठीक है, क्या इतने पैसे लेकर के आप लग्जरियस जीवन जी लोगे? सरकारी नौकरी से जरूरतें पूरी होती हैं, ख्वाब नहीं। ख्वाब पूरे करने हैं तो धंधा खोलना पड़ेगा खुद का। सरकारी नौकरी से ये है कि भैया आपको 60 साल तक पैसा मिलता रहेगा, तो वो तो आप कहीं से भी कमा लोगे। इतने बेकार थोड़ी हो कि 60 साल तक आप कहीं से पैसा ना कमा पाओ। थोड़ा भरोसा रखो खुद पे, हो सकता है काम, सब कर सकते हैं। मैं भी कर रहा हूं, मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहा, मैं पहले किसी और क्या नौकरी करता था, दर दर पे जाकर के नौकरियां करता था, बहुत कम पैसों पे नौकरी करता था। सबसे पहले मैं प्राइवेट नौकरी करी, फिर टीचिंग में अलग अलग जॉब करके नौकरी करी, फिर एक ही जने क्या नौकरी करी, फिर अब लगभग वो भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपना ही काम कर रहा हूँ। मैं भी किया ना। अब मैं इस डर के मारे करे यार मेरा आगे क्या होगा, आगे होगा देखा जाएगा, इतना स्किल तो डेवलप कर ही रहे हैं कि कुछ तो कर ही लेंगे। तो इतना भरोसा रख के युवा को आगे बढ़ना चाहिए। दीज फिगर रिफ्लेक्ट द रैपिड इकोनॉमिक एक्सपेंशन, वो तो बता दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा उसका लगभग 25% पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएगा, आधारभूत संरचना में, जिसमें हाईवे, बिल्डिंग्स, ये सब आती हैं। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर लगभग 34,000 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने के लिए, गोरखपुर से सहारनपुर। अब गोरखपुर से सहारनपुर क्या है साहब? देखिए, ये मैंने जो मैप निकाला है ये मंडल के हिसाब से निकाला है। पूरे यूपी में 18 मंडल हैं, तो गोरखपुर से, अगर पूरे उसमें डिस्ट्रिक्ट में आओ, गोरखपुर से सहारनपुर, यहां पर एक पूरा कॉरिडोर बनाया जाएगा जिससे कि जल्दी से पहुंचा जा सके। अभी भी आप जान रहे हैं कि कितने एक्सप्रेसवे, हाईवे बन रहे हैं या बने हुए हैं। अभी 7 एक्सप्रेसवे ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं यूपी में, लेकिन यूपी को बढ़ा करके इसे 22 ले जाना है, तो उन पर काम चल रहा है। जिसमें आपने सुना होगा कुछ महत्वपूर्ण, एक सुना है आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो इटावा से चित्रकूट जाएगा, एक सुना है आपने गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से प्रयागराज जाएगा, एक आपने सुना है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो लखनऊ से बलिया जाएगा, और एक आपने सुना है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो आजमगढ़ से गोरखपुर जाएगा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि मान लो आपको बलिया जाना है आगरा से, तो आगरा से बलिया जाने की व्यवस्था है। आगरा से एक्सप्रेसवे पकड़िए, लखनऊ पहुंचिए, लखनऊ से एक्सप्रेसवे पकड़िए, बलिया पहुंचिए। तो इस तरह से एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है, जिनमें से इसकी बात की गई है जो मैं आपको बता रहा था। जेवर एयरपोर्ट है, जब आप आगरा से एक्सप्रेसवे पकड़ के नोएडा जाते हैं तो नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, वहां पर 5 रनवे बनाएंगे ये लोग। देख लो, ये सारी चीजें ऐसी जो विद द टाइम दिखेंगी, आज ही सब दिख जाएगा ऐसा नहीं है। एक्सप्रेसवे गंगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है बैकवर्ड एरिया से जोड़ते हुए। गंगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे याद कीजिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है, प्रयागराज तक आ रहा है। उसके बाद अगर हाँ ये देखिए, एजुकेशन और यूथ की बात करें तो इसमें लगभग 12% तक का खर्चा किया गया है, जो कि पैसे का टोटल का है। इसमें स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम, इसमें 50 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाएंगे युवाओं को। अब ये स्कीम से मैं इसके पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि युवा इसका दुरुपयोग करेगा। पहले युवाओं को यह सिखाओ कि इसका सदुपयोग करना है। युवा इसमें चलाएगा इंस्टाग्राम, युवा इसमें चलाएगा रील्स, युवा इसमें चलाएगा अलग अलग ऐसी एप्लीकेशन जिससे दूसरों को प्रभावित किया जा सके। युवा इससे सेल्फी लेकर के फिल्टर लगा के फेसबुक पर डाल देगा,
वो युवा नहीं होता जिसके एक तरफ से बाल बिल्कुल महीन होते हैं और एक तरफ से लंबे होते हैं, नीला सा चश्मा लगा के, बिल्कुल नीला, जिससे आंखें दिखाई ना दे, पतला सा युवा होगा, किसी कार के आगे खड़े होकर के फेसबुक डालेगा, जितना तेरे में एटीट्यूड है उतना तो मैं जिम में लेके चलता हूँ, कुछ इस तरह से ऊपर लिखेगा हैशटैग 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 करके। ये करेगा युवा इस फोन का। पहले युवा ये तो जाने कि मुझे करना क्या है। चीफ मिनिस्टर यूथ एंटरप्रेन्योर स्कीम, इसमें 5 लाख तक का पैसा दिया जाएगा, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, लेकिन इस पैसे का युवाओं को धंधा खोलना है, बिजनेस खोलना है। नई यूनिवर्सिटीज, 16 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और 3 नई यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी। अभी टोटल मेडिकल कॉलेज 81 है। ठीक है। एग्रीकल्चर फार्मर प्रॉस्पेरिटी में 9 से 12%, इरिगेशन में मुफ्त बिजली दी जाएगी, और गन्ने में जो गन्ने का प्राइस है वो 30 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा दिया जाएगा 2025-26 में, लीडिंग टू एन इंक्रीज ऑफ 3000 करोड़ इन फार्मर्स इनकम। फार्मर की इनकम में 3000 करोड़ रुपए बढ़ जाएंगे। जी फिर से इसमें गलत लिखा है। ठीक है। अब देखो यूपी में गन्ने का बड़ा सा दिक्कत रहता था, गन्ना किसान परेशान थे, मिलें परेशान थी जो गन्ने से चीनी बनाती थी, और कई मिलें बंद पड़ी हुई थी अखिलेश यादव के काल में। और आप जान के हैरान होंगे, गन्ने के उत्पादन में यूपी नंबर 1 था, लेकिन चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 था। अब धीरे धीरे स्थिति वो आई है कि गन्ने और चीनी दोनों के उत्पादन में यूपी नंबर 1 है। अब देखो वुमेन की बात आती है। लगभग 26 लाख कन्याओं को फायदा मिलेगा कन्या सुमंगला योजना से, जिसमें किसी बेटी के विवाह पर जो उसे पैसा दिया जाता है सरकार की तरफ से, वो 50,000 से बढ़ाकर अब 1 लाख कर दिया गया है। क्यों कर रही है सरकार ऐसा? जिससे कि कोई पेरेंट अपनी बच्ची को पैदा होते ही ना मार दे कि भाई इसकी शादी का खर्चा कौन उठाएगा, सरकार उठा रही है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट, एक्सपेंशन ऑफ सीसीटीवी नेटवर्क, हाँ एंटी रोमियो स्क्वाड और सीसीटीवी बढ़ाए जाएंगे। प्रोविजन ऑफ 400 करोड़ फॉर स्पेशल स्कूटी स्कीम, स्कूटी दी जाएंगी बच्चियों को, गर्ल्स को, जिससे कि वो आ जा सकें। हाँ ये चीज अच्छी है कि कई लड़कियां ऐसी हैं गरीब परिवार से आती हैं, वो स्कूल कॉलेज जाती हैं तो काफी रास्ता उन्हें पैदल तय करना पड़ता है या बसों में जाना पड़ता है या ऐसी ऐसी जगहों से जाना पड़ता है जहाँ लड़के उन्हें छेड़ सकते हैं। तो स्कूटी से कम वो सेफ तो है, फटाफट निकल जाएंगी। वैसे तो एंटी रोमियो स्क्वाड है, सब कुछ है, लेकिन हर जगह पुलिस थोड़ी मौजूद रह सकती है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट सेंटर, देखो ये बड़ी चीज है, स्किल डेवलपमेंट। स्किल तो हो, युवा कह रहा है मेरे पास रोजगार नहीं है, अरे तेरे पास स्किल कौन सा है? पहले कोई कौशल तो अपने अंदर लेकर के आ, कोई एक खूबी तो ऐसे लेके आ कि जिसमें हाँ लगे किस इंसान इस काम का है, ये काम की है नहीं है, डिग्री बेकार है, बस एक कागज का टुकड़ा है, आता कुछ है नहीं, रोजगार दे दो। अरे आपको जरा सी भी कोई चीज आती होगी तब आप बेरोजगार नहीं रह सकते। दुनिया में इतनी संभावना है आज की डेट में। सपोर्ट टू फैमिलीज एंड माइनॉरिटीज, 150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे शादी के लिए गरीब परिवारों को, मतलब उसके लिए इतना निकाला गया है जो कि माइनॉरिटीज के होंगे। ए स्पेशल एम्फेसिस ऑन सोशल वेलफेयर इन लाइन विद इंक्लूसिव डेवलपमेंट, वो तो बेकार की बात है। मैन्युफैक्चरिंग हब, उत्तर प्रदेश नाउ अकाउंट फॉर 65% ऑफ इंडिया टोटल मोबाइल फोन प्रोडक्शन। इंडिया में जितने मोबाइल फोन बन रहे हैं इसमें 65% यूपी में बन रहे हैं। ठीक है। 55% ऑफ कंट्रीज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, और कंट्री में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बन रहा है उसका 55% यूपी में बन रहा है। एम्प्लॉयमेंट मिशन, 10 लाख युवाओं को नौकरी देनी है, ये उद्देश्य रखा है इस बार। एनर्जी ट्रांजिशन, सोलर पावर कैपेसिटी 2815 मेगावाट हो चुकी है और थर्मल कैपेसिटी लगभग 55% से बढ़ गई है 2016 की तुलना में, 16 की तुलना में। ठीक है। ये बड़ी चीजें हैं जो बजट की हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। इनमें से कोई चीज ऐसी नहीं है जो तुरंत आपको दिखाए। महिलाओं के लिए कई ऐसी चीजें लेकर के आए हैं बजट में, देखिए जैसे कि 5 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज वर प्रपोज्ड अंडर द महिला सामर्थ्य योजना। महिला सामर्थ्य योजना में हो क्या रहा है, जैसे अमूल है, अमूल एक कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है जिसमें कई लोगों ने मिलकर के पैसा लगाया है और उसको चला रहे हैं, जो भी प्रॉफिट आता है सब उसका हिस्सा लेते हैं। उसी तरह से महिलाओं के लिए इस तरह से योजना स्टार्ट करी जा रही है जिसमें सिर्फ महिलाएं पैसा लगा करके काम धंधा स्टार्ट कर सकती हैं, जो गोरखपुर, बरेली और रायबरेली में तो स्टार्ट हो गया है मार्केटिंग और प्रोक्योरमेंट, जबकि प्रयागराज और लखनऊ में प्रपोज की गई है, यानी कि इसमें होना है। लगभग 60,000 वुमेन
शुगर केन फार्मर्स आर बीइंग गिवन प्रायोरिटी इन द इशुएंस ऑफ केन स्लिप्स। अच्छा, जब भी शुगर केन की बारी आएगी, गन्ने की बारी आएगी, तो उसके प्रोक्योरमेंट में 60,000 वुमेन शुगर केन फार्मर्स को, यानी कि ऐसी महिलाएं जो किसान हैं और शुगर केन का काम कर रही हैं, उनको वरीयता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर में तो खैर कर ही रहे हैं। उसके बाद अगर 2016 के डेटा को कंपेयर करें तो स्टेटमेंट सेड केसेस ऑफ डकैती, रॉबरी, मर्डर, राइटिंग, किडनैपिंग फॉर रैंसम हैव डिक्लाइंड बाय 89%, 85%, 47%, 70%, 82% रेस्पेक्टिवली। ठीक है, बता रहे हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम हो गया है। ठीक है, डाउरी यानी कि दहेज के लिए, रेप के लिए, मोलेस्टेशन, इन सब में कम हो गया है। केसेस रिलेटेड टू एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC एंड STs have also registered a significant decline। SC ST के अगेंस्ट जो केसेस थे उसमें भी गिरावट आई है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए हो ये रहा है कि जो भी महिला अपने लिए कोई काम करना चाहती है उनको भी अलग से पैसा दिया जाएगा, उनको भी अलग से लोन टाइप का दिया जाएगा। लगभग 58,000 ग्राम पंचायत इन 25-26, लगभग 40,000 सखीज कंडक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वर्थ लगभग 39,000 करोड़, अर्निंग अराउंड 107 करोड़ इन कमीशंस। तो महिलाएं भी क्या कर रही हैं, जो सखीज होती हैं, या आपने गांव में देखा होगा, जो नाम याद नहीं आ रहा, वो कौन सी महिलाएं होती हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो काम करती हैं, उनको भी लोन दिया गया है। ऐसी महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत काम कर रही हैं, उनको लोन देने की बात करी गई है, जिनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा और वो उससे काम स्टार्ट कर सकती हैं। मिलकर स्टार्ट करना चाहें, मिलकर स्टार्ट कर सकती हैं। तो ये वो वाली चीज है कि महिलाओं को सशक्त करो। महिला सशक्त हो जाएगी तो पैसे का बचाव भी करेगी और बेहतर तरीके से उपयोग भी करेगी। तो ये सारी बातें हैं बजट में जो हमें डिस्कस करनी थी। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, जो ये वाला आंकड़ा था ना कि पर कैपिटा इनकम 54,000 से बढ़ के 1,09,000 हो गई है, ये सरकार ने कहा है कि 25-26 में एक्सपेक्टेड है कि 1,20,000 हो जाए। ये सही है, मैंने पहले से 26-27 बोल रहा था मैं से। 25-26 का मतलब ये 25-26 अभी खत्म होना है ना 31 मार्च को, तो 31 मार्च तक की उम्मीद लगा रही है सरकार, कितना हो जाएगी तो वो देखा जाएगा। तो एक तो मैंने इसमें 25-26 बोला था और एक मैंने बोला था, एक जगह और बोला था, वहां भी सरकार को उम्मीद है कि 31 मार्च तक ऐसा हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा देख लेना, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है क्या नहीं है। ये शुगर केन, इंक्रीज इन शुगर केन प्राइस, के शुगर केन की प्राइस प्रति क्विंटल जो 30 रुपए बढ़ी है, सरकार को उम्मीद है कि 25-26 में जो चल रहा है अभी, जो खत्म हो जाएगा लगभग 31 मार्च को, तब तक इतने बढ़ने की उम्मीद है, जो ओवरऑल एवरेज निकाला जाएगा। दूसरा आंकड़ा ये है जिसमें पहले गलत बोल गया था, अब सही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यह पूरा बजट है। उम्मीद है कि मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा। कोई लुभावनी ऐसी स्कीम नहीं है कि चुनाव को ध्यान में रख के की गई हो, एक दो को छोड़ दें तो, बाकी सब ऐसी हैं जो विद द टाइम आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।